Good morning, students. Class 8th, chapter 3rd, history. Next topic is the pillars of business administration. The British established four main pillars on which British administration stood. ब्रिटिश ने चार पिलर्स को एस्टैब्लिश किया था जिन पर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य डिपेंड करता था। वो पिलर्स कौन कौन से थे? सिविल सर्विस, सेकंड था आर्मी, थर्ड पुलिस और फोर्थ था जुडिशरी। द फर्स्ट पिलर इज द सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फाउंडर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में अगर हम सिविल सर्विस के फाउंडर की बात करते हैं तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। ही सेपरेटेड द कॉमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कॉमर्शियल और रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कॉमर्शियल ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक दूसरे से क्या किया? अलग किया, सेपरेट किया। ही बैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। ही बैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट। उन्होंने बैन किया किस चीज़ की एक्सेप्टेंस को? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एंड इंस्टीड अरेंज द पेमेंट ऑफ हैंडसम सैलरीज ऑफ देम। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया एक हैंडसम सैलरी का, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको एक अच्छी सैलरी देनी चाहिए। ये सब किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनिशियली ओनली पीपल डोमिनेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कुड एंटर द सिविल सर्विस। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा सिर्फ वो लोग नॉमिनेट होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे। ओनली पीपल, तो जो इनको कौन नॉमिनेट करेगा? कंपनी के डायरेक्टर। कुड एंटर द सिविल सर्विस, यानी कि वही लोग सिविल सर्विस में एंटर हो सकते हैं जिनको कंपनी के डायरेक्टर या जो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इंडियन वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द सिविल सर्विस। और जो भारत के लोग होते थे उनको इजाज़त नहीं थी कि वो सिविल सर्विस में एंटर हो सकें। इनफैक्ट इन 1793 अ रूल वाज मेड। 1793 में एक रूल बनाया गया कि नो इंडियन वुड बी एलिजिबल फॉर पोस्ट कैरिंग, कि कोई भी भारतीय एलिजिबल नहीं होगा पोस्ट कैरिंग एंड अबव ए सैलरी, यानी कि ये दे रखा है डॉलर में दे रखा है ये 500 एंड अबव सैलरी, इससे ज़्यादा सैलरी उसको नहीं दी जाएगी। द कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जाम। लेकिन द चार्टर एक्ट 1893 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंट्रोड्यूस किया गया कि इस एग्ज़ाम के लिए एक कंपटीशन करवाया जाएगा, यानी कि सिविल सर्विस के लिए क्या होगा? अब एक सिविल सर्विस में एंटर होने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना ज़रूरी होगा। हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो भी ये भेदभाव होता है इंडियन एम्प्लॉयज़ को लेकर वो भेदभाव कंपनी की तरफ से एक काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा। यानी कि एक काफ़ी लंबे समय तक भारत के लोगों ने कंपनी की तरफ से सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सैलरी वगैरह में काफ़ी भेदभाव एक लंबे समय तक भारत के लोगों ने बर्दाश्त किया। नेक्स्ट जो पिलर है वो है आर्मी। इंडियन सिपाहीज कहते हैं बेटा जासूस को, या सोल्जर के लिए भी वर्ड यूज़ होता है। इंडियन सिपाहीज फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी। जो इंडियन आर्मी के लोग होते थे बनाते थे, किस लिए उनको तैयार किया जाता था? बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी के लिए मतलब आर्मी या कंपनी जो अपने लिए फौज तैयार करती थी, आर्मी मेंटेन करती थी, तो उसमें इंडियन सिपाहीज भी रखे जाते थे। तो आर्मी की अगर हम बात करें तो उसमें हिंदुस्तानी काफ़ी होते थे। द कंपनी आर्मी विच वाज स्मॉल इन नंबर ग्रू विद ब्रिटिश। कंपनी के आर्मी में ब्रिटिश के लोग कम होते थे। विद ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन ज़्यादातर कौन लोग होते थे? इंडियंस होते थे। बाय द टाइम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर रिक्रूट हैज़ गॉन अप टू। लेकिन जब बाय द कंक्विस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया
तो वाज कंप्लीट द नंबर ऑफ इंडियन, तो जो जो इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, उनकी तादाद कितनी पहुंच गई? 2 लाख। कितनी पहुंच गई बेटा? 2 लाख। इंडियन सिपाहीज एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश आर्मी। देखिए ये आपको एक पिक्चर दे रखी है और ये बता रहे हैं कि ये भारत के कौन थे? इंडियन सिपाहीज थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। द कंपनी सिपाहीज वर ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ लेटेस्ट आर्मर। लेकिन जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहीज होते थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते थे लेटेस्ट आर्म्स वगैरह, यानी कि जो वेपन्स वगैरह होते हैं, नए लेटेस्ट आर्म्स वेपन्स को यूज़ करने में उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। द सक्सेस ऑफ द कंपनी इन इस्टेब्लिशिंग इट्स होल्ड ओवर इंडियन रूलर encourage more recruits in the army. द सक्सेस ऑफ कंपनी की कामयाबी किस बात पर डिपेंड करती थी? कि जो इंडियन रूलर्स होते थे, encourage more recruits in army, इस्टेब्लिंग इट्स होल्ड ओवर द इंडियन रूलर। वो ये था कि कंपनी ने जो इंडियन रूलर्स थे उनको अपने होल्ड में, अपने काबू में ले लिया था। और जो इंकरेज मोर रिक्रूट्स इन आर्मी, और ज़्यादातर अपनी वो आर्मी को बढ़ाने में लगी हुई थी। कौन? कंपनी। हाउएवर दिस सोल्जर डिड नॉट हैव टू मैनी एवेन्यूज़ फॉर प्रमोशन। जबकि इन सोल्जर्स के पास प्रमोशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे। मतलब ये है, कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि कंपनी ना एक अच्छी आर्मी, एक फ़ौज तैयार करना चाहती थी। इसी वजह से वो बाहर के बहुत सारे लोगों को उसने अपनी आर्मी में शामिल किया। भारत के लोग इस वजह से भी शामिल हो रहे थे कि क्योंकि आर्मी एक ऐसा एरिया है कि लोग उसमें फ़ौज में शामिल होना एक अच्छी जॉब मानी जाती है। लेकिन ये बात बाद में क्लियर होती है कि वो किस तरह से उन्होंने भारत के लोगों को आर्मी में जो शामिल किया था, उसके पीछे भी एक मकसद था उनका। ये बात स्टार्टिंग में क्लियर नहीं, बात बाद में भारत के लोगों को पता चली थी। पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ रेगुलर पुलिस फोर्स। ब्रिटिश के लोगों को ये महसूस हुआ कि एक परफेक्ट लॉ ऑर्डर रूल मेंटेन करने के लिए उन्हें पुलिस फोर्स को, एक रेगुलर पुलिस फोर्स मेंटेन करनी चाहिए। इट वाज अंडर कॉर्नवालिस दैट द पुलिस फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मेटिकुलस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर के टाइम में ही एक काफ़ी ताकतवर पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश हुई थी। इन 1791 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कलकत्ता वाज अपॉइंटेड। कलकत्ता के लिए एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ। इन सिटीज़ वर प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ कोतवाल। और जो शहर होते थे वो किसके चार्ज में दे दिए गए? कोतवाल के। दरोगाज वर इंचार्ज ऑफ थाना। और थाने के इंचार्ज कौन होते थे? दरोगा। और सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको उनका सब डिवीज़न कर दिया गया है। द हेरिटेटिव विलेज पुलिसमैन बिकम द चौकीदार। और जो विलेज वगैरह होते थे वहाँ पर जो पुलिसमैन होते थे वो कौन कहलाते थे? चौकीदार। लाइक इन द आर्मी हियर टू ओनली द ब्रिटिश ऑफिसर वर एलिजिबल फॉर हायर पोस्ट। और आर्मी की तरह यहाँ पर भी जो हायर पोस्ट होती थी, यानी कि पुलिस फोर्स में भी जो हायर पोस्ट होती थी वो किनको देते थे ये लोग? ब्रिटिशर्स को। लिखा है ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर एलिजिबल फॉर हायर पोस्ट। बिल्कुल सेम आर्मी वाला पैटर्न उन्होंने पुलिस फोर्स में इख्तियार किया था कि आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे तो इस तरह की पोस्ट तो दे रखी थी इंडियंस को, और जो हायर पोस्ट होती थी आर्मी में वो किसको दे रखी थी? ब्रिटिशर्स को। इसी तरह अंग्रेज़ों ने पुलिस फोर्स में किया कि कोतवाल, दरोगा, थाना इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह की पोस्ट तो दे रखी थी हिंदुस्तानियों को। और जो हायर पोस्ट होती थी, हायर ऑफिशियल्स होते थे वो कौन होते थे? वो ब्रिटिशर्स होते थे। हायर पोस्ट पे आर्मी में और पुलिस में उन्होंने अपने लोगों को इसलिए रखा था ताकि हिंदुस्तान के लोगों को वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें, क्योंकि जो जूनियर ऑफिसर होते हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर की बात को मानते हैं। नेक्स्ट पिलर है जुडिशरी। इन इंडिया पीपल यूज टू फॉलो लॉ बेस्ड ऑन लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द रूल ऑफ इंडिया। भारत में लोग क्या करते थे? पीपल यूज टू फॉलो लॉ बेस्ड।
लोग अपने लोकल कस्टम और ट्रेडिशन पर बेस्ड जो कानून होते थे, जो लॉज होते थे, रूल्स होते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। ब्रिटिश टुक ओवर रूल ऑफ इंडिया, लेकिन जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लिया था, तो हिंदुस्तान के लोग अपने ट्रेडिशन कस्टम्स पर, लोकल कस्टम ट्रेडिशन और बेसिस लॉज को फॉलो करते थे। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर दिया, द जुडिशरी आल्सो केम अलॉन्ग द एंश्योर दैट लॉ वर बीइंग फॉलोड। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जुडिशरी की बुनियाद डाली, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इसलिए बनाई कि जुडिशरी एक ऐसे कानून बनाएगी जिनको तमाम लोग फॉलो करेंगे। इन 1793 में द बंगाल रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस। 1793 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? बंगाल रेगुलेशन, वेयर सम ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ बोथ हिंदू मुस्लिम अलाइक वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। और इस बंगाल रेगुलेशन में द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ बोथ हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं उनको लिखा गया, और उनके रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ, तो उनको किस तरह से लिखा गया? उनको कानून की हैसियत से लिखा गया। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वारेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग के समय या समय में दैट द जुडिशियल सिस्टम वॉज गिवन अ पुअरर शेप। तो जुडिशियल सिस्टम जो था वो एक बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक पुअरर शेप का मतलब है, मतलब एक वीक सिस्टम था। सिविल कोड एज वेल एज क्रिमिनल कोड पर सेट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिविल कोड और क्रिमिनल कोड इस्टेब्लिश किए गए। क्रिमिनल कोड को फौजदारी कोड भी कहते हैं। लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ। उसके बाद लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया। प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ का मकसद या लॉ कमीशन का मकसद क्या होता था? इस बात की श्योरिटी कराना तमाम भारत के नागरिकों को कि उनके साथ कानून क्या करेगा? इक्वलिटी करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, बिना किसी धर्म, जात, रिलीजन के फ़र्क के, भेदभाव किए बिना। यानी कि धर्म के जब नाम पर, उसके कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर, जेंडर के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि भारत के लोग जुडिशरी इस्टेब्लिश करने से पहले अपने पुराने कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम्स के बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन को रिटन फॉर्म में करके कानून की फॉर्म दी थी उसको, और लॉ की फॉर्म में तैयार किया था। और इस जुडिशरी का मकसद यही था, जुडिशरी को मकसद इस्टेब्लिश करने का मकसद यही था कि सब लोगों को, भारत के तमाम लोगों को इस बात की श्योरिटी दिलाना कि कानून उन सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट या सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ये टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।